नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धमाके के बाद भागलपुर पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के खुफिया विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध फैक्ट्री पर मूकदर्शक आखिर पुलिस क्यों बनी रही, ये एक अहम सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। बार बार विस्फोट के बाद भी कैसे चलती रही फैक्ट्री, ये भी एक अहम सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या पुलिस कर रही थी किसी बड़े हादसे का इंतजार, क्योंकि पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की है। भागलपुर में 14 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, ये सभी गंभीर सवाल इस पूरे मामले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। और देखिए, भागलपुर के लोगों का भी कहना है कि इस ब्लास्ट के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद चश्मदीदों से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और यहां देख सकते हैं कि यही वो ग्राउंड जीरो है जहां पे ये धमाका हुआ। गुरुवार की रात 11:30 बजे यहाँ पे जोरदार धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई। आसपास के 4 मकान जो है वो नस्तानबूत यहाँ पे हो गए। और ये घटना जो है महज कह सकते हैं कि जो थाना है, लोकल थाना, उससे 100 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है। पूरे तौर पे यहाँ पे अवैध फैक्ट्री जो है पटाखे की ये चलाई जा रही थी। इस बात को खुद बिहार के जो डीजीपी हैं, राज्य के डीजीपी, उन्होंने भी कहा है। आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ। अंदर ये पूरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देखिए, ये पूरा कह सकते हैं कि कई कमरे जो हैं वो यहाँ पे टूट गए। पूरा छत जो है वो गिर गया और 3 मंजिला मकान वो यहाँ पे गिर गया है। और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब 100 मीटर पे यहाँ पे थाना है तो इसके बावजूद यहाँ पे अवैध फैक्ट्री अगर चल भी रही थी, जो कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, डीजीपी की तरफ से जो बातें कही गई है, आखिर इस पे क्यों नहीं पहले नकेल कसी गई। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो धमाका हुआ तो कितना जोर का धमाका था, क्या देखा था आप लोगों ने, क्या उसमें आपने देखा? धमाका तो बहुत जोरदार हुआ, एकदम बिल्कुल बयान से बाहर है। इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ 11:40 पर। हम लोग उस वक्त जो सोने की तैयारी कर रहे थे, सब लोग जा रहे थे। अचानक ऐसा धमाका हुआ कि हम लोग का दिमागी काम नहीं किया कि कैसे जैसे तैसे करके हम लोग घर से बाहर आए। जब घर से बाहर आए तो हर जगह तो हर तरफ जो है चीख पुकार हो रही थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बारूद की गंध और पूरा हर तरफ जो धूल गर्द भरा हुआ था। और इस कदर जो है लोगों का ये हो गया, बहुत यानी लगता है कि ऐसा कि हम लोग एक भौचाल आ गया। इस तरह से बहुत जबरदस्त भूकंप जैसा महसूस, ऐसी घटना हम लोग को लगी। इससे पहले कभी इतना जोरदार धमाका महसूस किया था आपने? नहीं, इतना जोरदार धमाका इससे पहले कभी नहीं हम लोगों ने महसूस किया। हम लोग अपने घरों में थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक इतना तेज आवाज हुआ, इतनी कि हम लोग का दिल दहल गया। ऐसा लगा, कभी लगा भूकंप हो गया है, कभी लगा कि बगल में कोई मकान गिर गया है। हम लोग सड़क पर निकले तो फिर धीरे धीरे सब लोग सड़कों पर निकले और जब बारूद सा स्मेल हो रहा था। और मैं इस क्षेत्र की मैं जनप्रतिनिधि भी, वार्ड काउंसिलर हूँ, एक्स डिप्टी मेयर हूँ, तो मैं उस नाते हमें सवाल तो बड़ा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे अवैध फैक्ट्री चल रही है पटाखे की, इसकी सूचना नहीं थी आपको? इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बाहर क्या हो रहा था, बाहर में एक गैरेज था, बाहर में एक वेल्डिंग लोग अपना काम करते थे, हार्डवेयर की दुकान थी, ग्रिल वगैरह बनाते थे वो। और अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को, पर्दे के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, जानकारी नहीं मालूम, हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये इलाके में पटाखे बनते थे। 1 वर्ष पूर्व में भी कुछ घटना हुई थी तो इसमें भी पटाखे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के थे। कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन लगा था कि बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था। तो उस समय के बाद से लगातार यह जो घटना हुई है, ये कोई साधारण पटाखे बनाने से तो नहीं हो सकती, ऐसा हमें लगता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन 4 मकान यदि जमींदोज हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, तो वो साधारण कोई पटाखे बनाने से तो नहीं हो सकता है। पूर्व डिप्टी मेयर हैं प्रीति, और ये इनका कहना है कि सीधे तौर पे स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं अभी तक जो मामला सामने आया है उससे ये साफ जाहिर भी हो रहा है कि अगर प्रशासन सजग होती तो ये घटना नहीं होती, इतना बड़ा धमाका नहीं होता, 14 लोगों की जान नहीं जाती। तो कहीं न कहीं सवाल बड़ा है, जवाब माकूल कब आएगा इसका इंतजार सभी को है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब भागलपुर में धमाके हुए हों। पिछले 1 साल में कई बार ब्लास्ट हो चुके हैं, इनमें से कई की जांच अभी तक जारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या बारूद के ढेर पर है बिहार? अगर नहीं तो क्यों हो रहे हैं बार बार धमाके? ये तस्वीरें भागलपुर के तारापुर थाना क्षेत्र की काजवली चक की है। गुरुवार की रात इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि एक साथ 4 घर जमींदोज हो गए और 1 दर्जन से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन ये कोई एकमात्र धमाका नहीं है जो भागलपुर रेंज में हुआ हो। पूरे बिहार या भागलपुर के धमाकों की धमक आपको सुनाएं, उसके पहले काजबली चक में हुए धमाकों को ही जान लीजिए। 2003 में काजबली चक मोहल्ले में बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में फिर से यहां पर विस्फोट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। और अब 2021 में भागलपुर में हुए धमाकों को जान लीजिए। 8 जनवरी 2021 कोतवाली थाना क्षेत्र के लहेरी टोला में विस्फोट, रिक्शा चालक घायल। 15 मई 2021 नंदपुर गांव में मोहम्मद असलम की छत पर विस्फोट। 28 मई 2021 लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर के खेत में विस्फोट, 12 साल की बच्ची घायल। 9 दिसंबर 2021 नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, एक कूड़ा उठाने वाले की मौत। 11 दिसंबर 2021 मोमिन टोला में विस्फोट और एक बच्चा घायल। 13 दिसंबर 2021 मखदूम शाह दरगाह घाट पर टिफिन बम ब्लास्ट और 7 साल के अमृत कुमार की मौत। बात सिर्फ भागलपुर तक ही सीमित नहीं है, बिहार के और कई जिले हैं जहां हाल के दिनों में विस्फोट हुआ है। इसी साल 25 फरवरी 2022 को खगड़िया में हुए सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 12 लोग घायल हुए थे। 8 जून 2021 को बांका के नवटोलिया के मदरसा में भयानक बम विस्फोट हुआ था। इसके अलावा 11 जून 2021 को अररिया के रामपुर में भी ब्लास्ट हुआ था। और अब इन मामलों में क्या कार्रवाई हुई वो भी जान लीजिए। नाथनगर के रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट मामले में अब तक रेल पुलिस के हाथ खाली है। खगड़िया में हुए ब्लास्ट में भी पुलिस ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, जबकि बांका विस्फोट के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 आरोपी अब भी फरार हैं। सवाल है कि पुलिस पिछली घटनाओं से क्यों नहीं लेती सबक? क्या ये सारी घटनाएं महज छोटी मोटी घटनाएं हैं या फिर बिहार किसी बड़ी साजिश का शिकार बनने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भागलपुर में ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धमाका आखिर कैसे हुआ। इस वीडियो को देखिए। धमाका इतना जोरदार था जिससे पूरा इलाका जो है वो थर्रा गया। और टीवी स्क्रीन पर आपकी ये वीडियो, रात की एक घटना बताई जा रही थी जहां पर ये धमाका हुआ। और इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था और ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज। और आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ कि भूकंप जैसी जो स्थिति होती है वो पैदा हो गई। और अभी आप लोगों को भी सुन रहे थे कि उन लोगों ने किस तरह का जो अनुभव साझा किया कि उन्होंने इससे पहले इतना भयानक ब्लास्ट अभी तक नहीं देखा था। और लोगों ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पुलिस की संजीदगी नहीं होने की वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। और खबर कटिहार से, जहां एक किस कांड को लेकर बवाल मचा है। एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने सेमली स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पर बेहद घटिया हरकत करने और किस मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने अपने आरोपों के सबूत में फोन पर बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें आरोपी प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह मीटिंग की बात करते करते अंत में महिला से किस देने की मांग कर बैठता है। महिला का आरोप है कि उसे काफी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है
और विभाग में गलत काम में साथ देने का दबाव दिया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर उसे बर्बाद करने की धमकी दी जाती है और अभद्र बातें की जाती हैं। अब पीड़ित महिला स्वास्थ्यकर्मी इंसाफ की गुहार लगा रही है। पहले उस ऑडियो क्लिप को सुनिए और फिर महिला के आरोप को सुनिए। ये बात तो कहिएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। जो सही है राइट है सर, हम आपके साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे। हम कानून का कभी उल्लंघन नहीं किए। कल मीटिंग राखी दे। हाँ ठीक सर, अब आते हैं सर। हमरा लग खाली चुम्मा दे दियो है? वो तो बोले कि हम मीटिंग रख रहे हैं, 4 आदमी का मीटिंग है, BHM, बड़ा बाबू और एक सरस्वती एनम, एक आप रहिएगा, एक हम रहेंगे। आप आइएगा और जो कहेंगे वही कीजिएगा। हाँ, नहीं कीजिएगा तो हम DP कर देंगे, हाँ, बर्बाद कर देंगे हमको। इस तरह ये डॉक्टर विनय कुमार प्रभारी बोल रहे थे। हाँ, वो बुलाए हमको और उसके बाद बोलते हैं कि मीटिंग में आइएगा तो एक तो चुम्मा हमको दे दीजिएगा। हाँ, ये डॉक्टर विनय कुमार प्रभारी हमारे से। और इधर केस मांगने को लेकर बुरी तरह विवादों में फंसे आरोपी डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपनी सफाई देने लगे हैं। समेली प्रभारी की दलील है कि जब से इस महिला कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है तब से वो उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगातार लगा रही है और जहां तक फोन पर बातचीत में केस मांगने का सवाल है उस पर वो अलग ही कहानी समझा रहे हैं। मेरी नतनी रो रही थी, मेरी बेटी उसको लाके गोद में दी। मैंने चुप कराने का प्रयास कर रहा था। उसी बीच मैंने अपनी नतनी को बोला चुम्मा दे दे बेटा। उसके बाद यही बोला है मैंने और संजोग से वो रिकॉर्ड हो गया मोबाइल में, क्योंकि हम भूल गए थे स्विच ऑफ करने के लिए। और ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है वो हमको फंसाने का आरोप लगा रही है। सहरसा में महादलित नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में पंचायत का अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। मामला बसंही थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि सरफराज नाम के लड़के ने एक महादलित नाबालिग बच्ची से रेप किया। इसको लेकर पंचायत हुई और इस पंचायत में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी सरफराज पर 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सामाजिक संगठनों की पहल पर किसी तरह महिला थाने में मामला दर्ज हो पाया। लोगों ने आरोपी सरफराज सहित पंचायत करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। मैं तो ये कहता हूं जो पंचायत करने वाले थे, जिन्होंने पंचायत किया है, इस षड्यंत्र में शामिल हैं और एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ इसके पंचायती करने वाले, चाहे वो सरपंच हो कि जो हो, और जिन्होंने इसका मोल 70,000 रुपया 65,000 रुपया रखा, तो मुझे लगता है जो अपराधी के साथ साथ उनको भी सजा देना अति आवश्यक है। हाजीपुर में एक अलमीरा फैक्ट्री में हिट बॉक्स चैम्बर का दरवाजा खुल जाने से 3 मजदूर झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब इसकी जानकारी पुलिस को देने की बात कही गई तो घायल के साथ आए लोग सभी को बाइक से लेकर ही चले गए। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि घटना वैशाली अलमीरा फैक्ट्री की है। पहले तो कंपनी के कर्मचारियों ने मामूली घटना की बात कही, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद सब कुछ साफ हो गया। जांच में कई तरह की अनियमितता पाई गई है और फैक्ट्री को बंद करने का निर्देश दिया गया है। और खबर दानापुर से, जहां के मसौढ़ी में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पेट्रोल पंप से लूट कांड का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने लूट की पूरी राशि 4,88,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने खुद ही लूट की झूठी कहानी बनाई थी। धनरुआ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप का मैनेजर मोनू कुमार 4,88,000 रुपए लेकर बैंक जा रहा था। तभी रास्ते में अपराधियों द्वारा चाकू से हमला और आंख में मिर्ची का पाउडर झोंककर पैसे लूटे जाने की झूठी कहानी बनाई गई और इस पूरे मामले में एक केस भी दर्ज करा दिया था। पुलिस ने जब पूरे मामले की छानबीन शुरू की तो पेट्रोल पंप का मैनेजर मोनू कुमार अपनी ही जाल में फंसता गया और पूरा पैसा उसके घर से बरामद हो गया। आरोपी ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है।
कई बिंदुओं पे हम लोग जो अनुसंधान किए उससे उजागर हो गया कि ये खुद ही पैसे को अपना लूट के जो है ले जाके अपना घर पे रख लिए, और उसके बाद में जो हम लोगों का अनुसंधान हुआ तो उसमें अपने उनके घर से ही जो है लूट के पूरे पैसे जो आप लोगों के समक्ष रखे गए हैं 4,88,070 रुपये बरामद हुए। और उन्होंने कन्फेस भी किया, स्वीकार किया कि उन्होंने लालच में आकर ये पैसे सारे अपने ले जाके घर पे रख दिए और वो बरामदगी हो गई। क्या आने वाले दिनों में बिहार सरकार के कर्मचारी अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? क्या ये कर्मचारी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज भी सरकारी अस्पताल में कराएंगे? ये दो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में इसको लेकर एक कानून बनाने की मांग उठी है, और ये मांग उठाने वाले कोई विपक्षी दल के विधायक नहीं बल्कि सत्ताधारी बीजेपी के विधायक ललन कुमार हैं। भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा के शून्यकाल में ये मांग की कि सरकार एक ऐसा ठोस कानून बनाए जिसके लागू होने पर सरकारी वेतन उठाने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं और अपने परिवार का और अपना भी इलाज सरकारी अस्पतालों में ही कराएं। अगर ललन कुमार की इस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करती है तो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के अच्छे दिन आ सकते हैं। राज्य के सभी सरकारी वेतनभोगी अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अपना एवं अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं, जिसके कार्यान्वयन के लिए मैं सरकार से ठोस कानून बनाने की मांग करता हूं। और चलिए अब बात करते हैं जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन भी बेहद खास है। इसके 1,07,640 वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल है, जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3,200 मेहमानों के लिए बॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की भी व्यवस्था इस सेंटर में की गई है। और चलिए अब जान लेते हैं कि जियो वर्ल्ड सेंटर को लेकर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।